नमस्कार, हेल्दी लिविंग में डॉक्टर अभिलाषा में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अस्थमा यानी कि दमा रोग के बारे में। ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और होम्योपैथी द्वारा इसका इलाज संभव है या नहीं है, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्थमा या दमा के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर हमारे भारत देश की ही बात करें तो हमारे देश में कम से कम 2% आबादी ऐसी है, यानी कि करीब करीब 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अस्थमा से पीड़ित हैं। और ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब में पाई जाती है। कोविड के जाने के बाद इसके केसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं और साथ में इंटेंसिटी भी बढ़ गई है। जो लोग कोविड से पहले 1 या 2 बार पंप यूज़ करते थे, अब वो ही लोग 3 से 4 बार उसको यूज़ कर रहे हैं। साथ में बच्चों में भी इसके केसेस पोस्ट कोविड बहुत बढ़ गए हैं। ज़रा सा भी वेदर चेंज होता है या बच्चों में अगर थोड़ा बहुत भी खाने पीने में चेंज होता है तो उनको सीवियर अटैक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको या तो फिर पंप लेना पड़ता है या फिर नेबुलाइज करना पड़ता है या फिर स्प्रे, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ उनको यूज़ करनी पड़ती है जिससे कि वो ठीक हो पाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अस्थमा में होता क्या है। देखिए, अस्थमा वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आज हम बात करें ब्रोंकियल अस्थमा की, तो ये एक एलर्जी की बीमारी है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जन जब आपके सांस के रास्ते आपकी सांस की नली में जाते हैं तो वो रिएक्ट करती है, और रिएक्शन में वो क्या करती है, उसमें सूजन आ जाता है, बहुत सारा म्यूकस बन जाता है और उसका जो डायमीटर है वो छोटा हो जाता है। मतलब आपकी जो सांस की नली है वो सिकुड़ जाती है, और जब सांस की नली सिकुड़ जाती है तब ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सांस नहीं आती प्रॉपर, और उसी के बाद जो सारे लक्षण हैं वो आने लगते हैं। तो जो एलर्जन वर्ड मैंने यूज़ किया है, एलर्जन क्या होता है, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो आम लोगों में तो कोई समस्या नहीं पैदा करती, लेकिन कुछ खास लोगों में उसकी इनहेल करने से या उसको इनटेक करने से उनमें हाइपर एक्टिव रिएक्शंस होने लगते हैं और उनमें समस्या आने लगती है। ये कुछ भी हो सकता है। अगर खाने की बात करें तो आपने सुना होगा कई लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, कई लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, कई लोगों को प्रॉन्स से, झींगा मछली, उससे एलर्जी होती है। और अगर अस्थमा के केस में बात करें तो डस्ट से एलर्जी होती है, स्मोक से एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन जो होते हैं उससे एलर्जी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। माइट्स से एलर्जी होती है, जाले साफ करके बहुत लोगों को एलर्जी, अस्थमा के अटैक आ जाते हैं। वेदर चेंज जब होता है तब कई लोगों को अटैक आ जाते हैं। तो ये एक ब्रॉड टर्म है, किसी को भी किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हो सकता है जिससे किसी को एलर्जी ना हो उससे आपके बच्चे को एलर्जी हो। तो ये हम स्पेसिफिक हमें पता लगाना पड़ेगा केस में कि आपके बच्चे को या आपको किस चीज़ से एलर्जी है जिसकी वजह से आपको ये अटैक पड़ रहा है। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के लक्षण की अगर बात करें तो इसके लक्षण काफ़ी आम होते हैं। जो सबसे पहला और सबसे फर्स्ट और सबसे परेशान करने वाला लक्षण है वो है ब्रेथलेसनेस, यानी सांस लेने में तकलीफ होना, सांस चढ़ना या सांस फूलना। ये इसके भी ग्रेड्स होते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब कुछ एक्सर्शन कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, तब उसका सांस फूल रहा है। या कई बार ऐसे होता है कि इतना सीवियर अस्थमा या इतना सीवियर रिएक्शन हो जाता है कि बैठे बैठे भी लोगों का सांस नहीं आता, सांस फूलने लगता है, सांस चढ़ने लगता है। दूसरा जो सिम्टम है वो है चेस्ट टाइटनेस, मतलब सीने में बिल्कुल टाइट जैसी फीलिंग आना, कोई अकड़न जकड़न जैसी फीलिंग आना, और ऐसा लगना जैसे कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, छाती बहुत ही ज़्यादा अकड़ गई है। तीसरा सिम्टम जो है वो है परसिस्टेंस बाउट्स ऑफ कफ, मतलब खांसी बने रहना, लेकिन लंबे समय तक खांसी बने रहना, और खांसी का बार बार रिकरेंट एपिसोड होना। कभी भी जब भी आपको अस्थमा का अटैक पड़ रहा है, सीजनल जब भी वेदर चेंज हो रहा है, तो तब उसके साथ खांसी भी आना, और क्योंकि इसमें म्यूकस भी बनता है तो उसके साथ बलगम निकलता भी है। तो यही कुछ आम लक्षण थे अस्थमा के। और एक चीज़ होती है इसमें कि जब पेशेंट सांस लेता है या जिनको अस्थमा होती है वो सांस लेते तो एक साई साई की आवाज़ आती है, इसको व्हीजिंग कहते हैं। तो ये भी एक प्रोमिनेंट साइन होता है। ये वैसे तो सेट लगा के आपके डॉक्टर सुनते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो वैसे भी सुनाई देता है, बिना सेट के भी सुनाई देता है कि जब आपका बच्चा सांस ले रहा है तो उसमें आवाज़ आ रही है। चलिए अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि कैसे पता लगेगा कि आपको या आपके बच्चे को अस्थमा है भी या नहीं। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है इस वीडियो का।
तो लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि हाँ, लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें पसंद भी कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपके कुछ भी जो भी सुझाव है आप प्लीज़ कॉमेंट के थ्रू मुझे बताएँ। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रही थी डायग्नोसिस की। देखिए, डायग्नोसिस या पता लगाना कि क्या वाकई में अस्थमा है या नहीं बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल जो चाइल्डहुड अस्थमा है वो बहुत ज़्यादा मिसडायग्नोस्ड हो रहा है। बच्चों में अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं, ये सही बात है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कि वाकई में अस्थमा नहीं है, लेकिन फिर भी वो इन्हेलर्स ले रहे हैं, फिर भी वो पंप ले रहे हैं और उसकी आदत पड़ जाती है तो फिर उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मैं मिसडायग्नोज की बात कर रही हूँ? क्योंकि जो बच्चा है जब उसकी ग्रोइंग एज है तो उसकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है, तो उनमें ये सर्दी खांसी होना, जुकाम होना, ये बहुत आम बात होती है। तो जब इसके बार बार एपिसोड्स होते रहते हैं या सीज़न चेंज होता रहता है तो कई बार डॉक्टर्स या फिर जो भी आप कह लीजिए मिसडायग्नोज कर बैठते हैं कि ये एलर्जी की वजह से हो रहा है। और क्योंकि बच्चों की सांस जल्दी चढ़ती है और पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं तो वो उन्हें एक पंप दे देते हैं इजी सॉल्यूशन के लिए कि आप इसको लीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को रिलीफ मिल जाएगा। ऑब्वियसली ऑन द स्पॉट उस बच्चे को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में वो नुकसान ही पहुंचाता है। तो डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस में सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस दी जाती है हिस्ट्री को। हम पेशेंट की पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं कि कितने बार एपिसोड्स हुए, क्या क्या सिम्टम आए हैं, फैमिली में किसी को अस्थमा है या नहीं है, क्योंकि ये फैमिलीज़ में रन करती है तो ये भी हम चेक करते हैं। रिकरेंट एपिसोड्स है कि नहीं है ये भी चेक करते हैं। उसके बाद कुछ सेट्स ऑफ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट होता है, उसमें हीमोग्राम, ESR, इएसनोफिल, ये सब टेस्ट करते हैं। अगर ये ज़्यादा है इएसनोफिल्स वगैरह तो इससे पता चलता है कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस कुछ हो रहा है, एलर्जिक चेंजेस नहीं है। उसके बाद IgE, फाडिया टॉप टेस्ट ये भी करते हैं। अगर IgE बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब किसी हाइपर एलर्जी हो रही है, हाइपर एक्टिविटी हो रही है टुवर्ड्स सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कई डॉक्टर्स चेस्ट एक्सरे भी एडवाइस करते हैं, वो भी ज़रूरी है कि और कोई कंडीशन तो नहीं है उसको रूल आउट करने के लिए। साथ ही में अगर फिर भी डाउट रहता है तो एक PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, वो भी हम डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं कि ये भी एक बार करवा के ले आइए, जिससे कि पता चल सके कि कई पेशेंट को COPD या कोई और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। इतने सारे टेस्ट करने के बाद और हिस्ट्री लेने के बाद ही हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है या नहीं है। स्पेशली बच्चों के केस में ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक बार मिसडायग्नोज हो गया तो उसका इलाज फिर अगर चलता रहेगा तो वो फ़ायदा बिल्कुल इमीडिएटली थोड़ा बहुत फ़ायदा कर सकता है, बट लॉन्ग रन में वो काफ़ी नुकसान करता है। तो जब भी किसी भी बच्चे को अस्थमा लेबल करने से पहले, एस्थमेटिक लेबल करने से पहले बहुत सारे टेस्ट कराने चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर्स की परामर्श लेकर ही आप अपने किसी बच्चे का अस्थमा का इलाज शुरू करवाइए या इनहेलर शुरू करवाइए। उसमें बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर होता है, जिसे क्योंकि सांस की नली जो है अब आपकी सिकुड़ गई है और उसमें से नहीं एयर पास हो रहा है, तो वो जैसे ही बच्चा या इनहेलर लेते हैं, पंप लेते हैं, तो वो खुल जाती है और वो इमीडिएट रिलीफ दे देती है। इसके इलाज की बात करें तो होम्योपैथी द्वारा अस्थमा का इलाज संभव है। 2 फेजेस में इसके ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एक्यूट अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जाती है और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी चलाई जाती है, जिससे कि बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सके। जब पेशेंट को एक्यूट अटैक आता है, सांस नहीं आती है, ब्रेथलेसनेस होती है, तो उसके लिए भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे स्नेका मदर टिंचर है, प्लाटा ओरिएंटालिस मदर टिंचर है, लुबिलिया मदर टिंचर है, और भी बहुत सारी ऐसी दवाई है। और साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दी जाती है, जैसे नेट्रोम्यून, नेट्रोफॉस, लाइकोपोडियम, कैलकेरिया कार्ब और भी बहुत सल्फर, ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं जो कि लॉन्ग रन में चलाई जाती है, जिससे कि पेशेंट को ये बीमारी जो एलर्जी है वो जड़ से ख़त्म हो सके। लेकिन उसके साथ एक क्या कंडीशन आती है, पेशेंट्स क्या करते हैं कि जैसे होम्योपैथी दवाई शुरू की, साथ ही साथ इन्हेलर छोड़ देते। ये नहीं करना, आपको अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इन्हेलर छोड़ना है। दवाइयों का असर जब तक आएगा, धीरे धीरे आपका इन्हेलर की जो डोजेज है वो कम हो जाएगी, टेपर ऑफ हो जाएगी।
तो और आपके जो सिम्टम्स हैं वो भी कम होंगे, एपिसोड्स भी कम होंगे। एकदम से या कोई मिरेकलस क्योर नहीं होता कि आपने आज दवाई ली कल आपका ठीक हो गया या विद इन 1 वीक ठीक हो गया, ऐसे नहीं होता। टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन इलाज बिल्कुल पॉसिबल है और होता भी है। इलाज के साथ साथ आपको प्रिवेंशन भी बहुत ज़रूरी है और अस्थमा से बचाव का एकमात्र उपाय यही है कि जिस भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है, जो भी आपका एलर्जन है, जिससे भी आपका एस्थमेटिक अटैक ट्रिगर होता है, उससे दूर रहना। तो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों के केसेस में पहचानना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ से आपके बच्चे की सिम्टम्स जो है वो आ रहे हैं, किस चीज़ के एक्सपोजर की वजह से आपके बच्चे में ये जो एपिसोड्स है वो हो रहे हैं। एक बार आपने उस चीज़ को पहचान लिया, उसके बाद उससे दूर रहना, उससे बचना ही एकमात्र उपाय है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू दी एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।